नमस्कार साथियों, आज रेलवे ग्रुप डी की क्लास होने वाली है जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस के रखे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। आशा करता हूं कि कुछ लोगों की तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी और कुछ लोगों की कंप्लीट हो चुकी होगी लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए और बेहतर क्लास है, और जिनकी तैयारी हो चुकी है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाली है। प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? किसका? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? राइट जवाब हो जाएगा ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम को कैसे डिनोट करते हैं? ओम को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है साथी, और बात करें कि ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है। ओम का नियम होता है कि V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। इसको बस आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। कितना है? 10 किलोग्राम है। तो पृथ्वी पर उसका भार यानी कि वेट कितना होगा अगर जी बराबर इतना दिया रखा हो? बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसको निकालने के लिए क्या होता है, भार को निकालने के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र होता है कि W बराबर एम जी। क्या होता है? W बराबर एम इंटू जी होता है। जी बराबर गुरुत्वाकर्षण होता है बल, उस एम बराबर मास होता है यानी कि द्रव्यमान, V बराबर W बराबर वेट होता है। तो यहां पर जब इस पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर कितना हो जाएगा? 10, द्रव्यमान 10 दे रखा है 10 किलोग्राम, और जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 98। क्या? 98 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच यानी कि सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किस ओर झुकती है? बताइए। यानी कि प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किस ओर झुकेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा वह अभिलंब की ओर झुकेगी। किधर? वह अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण की गति जो होती है वो धीमी हो जाती है, इसलिए वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो यहां पर अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है? बताइए। किसका? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब हमेशा किस पर बनता है? मानव नेत्र में रेटिना पर बनता है। कहां पर साथी? रेटिना पर बनता है। यह किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। तो वो कहां पर दिखेगा? रेटिना पर दिखेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये बताइए। यानी कि जब वाहन होते हैं उनमें जो दर्पण होता है जिसमें साइड देखा जाता है या पीछे का देखा जाता है, तो उस पर जो दर्पण का प्रयोग होता है वह किस दर्पण का प्रयोग होता है ये पूछा जा रहा है। बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो जिससे यह चौड़ा दृश्य प्रदान करता है, जिससे यह उस पर क्या बनाता है? उस पर चौड़ा दृश्य प्रदान करता है, यानी चारों तरफ का व्यू पीछे का ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? किसको? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? बताइए साथी। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। यानी कि कार्य करने की समय दर को शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। किसका? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट जवाब हो जाएगा वाट होता है। क्या होता है साथी? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु है जिसको 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, जो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। यानी कि वस्तु का भार कितना है? 20 किलोग्राम है, और उसका वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। तो इसको निकालने का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, एम वी स्क्वायर होता है। तो इसमें रखो, मान रखो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एम कितना दे रखा है? यहाँ पर 20 किलोग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर 20 किलोग्राम इंटू वी कितना दे रखा है? 5। जब 5 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, हाँ। अब इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 10। 10 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा? 250। 250 क्या हो जाएगा आपका? 250 जूल हो जाएगा। ठीक है साथी, 250 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? बताइए। कौन सी? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? यह सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं साथी? ये सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य यांत्रिकी हो जाएंगी। ठीक है, हाँ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर कैसा होता है, यह पूछा जा रहा है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर कैसा होता है, कितना होता है, यह पूछा जा रहा है। तो वहां पर कैसा होता है, वहां पर हमेशा ध्रुवों पर अधिक होता है। भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। कैसे, देखो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होती है, इसके कारण ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो डायनेमो आपको यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह आपको परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है चुंबकीय त्वरण प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करके यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा पर परिवर्तित कर देता है। यानी किस पर कार्य करता है, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को पर काम करता है। कौन, डायनेमो। अगला क्वेश्चन है कि एक यूनिट, कौन सा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, बताइए। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा 3.6 इंटू 106। कितना, 3.6 इंटू 106 जूल होता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि संवेग, क्या चीज, संवेग की एसआई मात्रक क्या है, बताइए। संवेग की एसआई मात्रक क्या है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। क्या चीज, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, किसकी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बताइए साथी। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर तक वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी कि अगर उससे कम होगा तो वह नहीं देख पाएगा उसको। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, बताइए। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, सबसे अधिक वो ठोस में होती है। किसमें होती है, जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक ठोस में होती है। कैसे होती है, ठोस पदार्थों की जो प्रत्यास्था गुणांक होती है वो अधिक होने के कारण ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे तीव्र होती है। इसीलिए ठोस में सबसे तीव्र होती है किसकी, ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज तार जो होता है, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए, बताइए। फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए, बताइए साथी। तो फ्यूज तार की जो विशेषता होनी चाहिए वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध के साथ निम्न गलनांक होना चाहिए। कैसे, अधिक धारा प्रवाहित होने पर जो फ्यूज तार होता है वो जल्दी गर्म होकर पिघल जाए, इससे इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, बताइए। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका प्रथम नियम, न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है इसको न्यूटन का जो, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कैसे, देखो न्यूटन का प्रथम नियम यह बताता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गतिमान अवस्था में है वह तब तक रहेगी गतिमान अवस्था में या विरामावस्था में जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए। जैसे कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन की सौर सेल यानी कि सोलर सेल जो होता है उसको बनाने में किस तत्व का मुख्य उपयोग किया जाता है, बताइए। उसका राइट जवाब हो जाएगा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी कौन सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, बताइए। जो उसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है उसका आधार क्या है, यह पूछा जा रहा है। बताइए साथी इसका क्या हो जाएगा जवाब, इसका जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या है। क्या है, परमाणु संख्या है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, जल का पीएच मान, किसका, जल का पीएच मान कितना होता है, बताइए। तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, यानी कि इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन की बेकिंग सोडा, कौन सा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, बताइए। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है सवाल कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है साथी,
सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। किसका? बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का नाम। इसका सूत्र क्या होता है साथी? इसका सूत्र होता है कि NaHCO3 होता है। कितना? NaHCO3 होता है। किसका? बेकिंग सोडा का, यानी रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन की कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? बताइए कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा पारा, यानी कि मरकरी होता है। मरकरी क्या होता है कि अपने कमरे के तापमान पर यह द्रव्य अवस्था में रहता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस पर? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का यह उदाहरण है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है साथी? ऑक्सीकरण और रासायनिक परिवर्तन के कारण इस पर जो है वो जंग लगना प्रभावित हो जाता है, जंग से यह प्रभावित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि रासायनिक सूत्र इसका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी पीओपी का। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होता है CaSO4 इंटू क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। ये क्या है? ये यहां पर ये 1/2 है। ठीक है साथी। हाँ, 1/2 H2O होता है। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस पर? परमाणु आकार पर। बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि बढ़ता है। क्या होता है? उस पर हमेशा जो होता है परमाणु आकार जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर, पीरियोडिक टेबल में। अगला क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? किस पर? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा इस पर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। कैसा अम्ल होता है इस पर एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में लगभग कितने परसेंट एसिटिक अम्ल होता है? लगभग आपका 5 से 8% होता है। कितना होता है साथी? 5 से 8% इस पर एसिटिक अम्ल जो होता है वो उपस्थित होता है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3। क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है साथी। ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। तो ये रहे आज के आपके 25 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होगा और आपकी तैयारी में काफी ज्यादा 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले मैराथन में, जिसमें आपके पूरे 250 क्वेश्चन लिए जाएंगे तो साइंस के। तो आप लोग इस मैराथन को मिस जरूर बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये कल आपकी मैराथन होने वाली है। फिर मिलते हैं इस मैराथन में और भी शानदार क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।